अपने राजस्थान में रीति रिवाज एवं प्रथाएं पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आज अपने आगे शुरू करते हैं। आज अपने शुरू करते हैं टीका या तिलक। टीका या तिलक। देखो, टीका या तिलक में क्या होता है। विवाह होने से पहले वर के लिए जो वधू का पिता होता है वो कुछ उपहार भेजता है, कुछ वस्त्र भेजता है, कोई नारियल भेजता है। उन्हें क्या कहा जाता है? टीका या तिलक कहा जाता है। तो लिखते हैं हम इसमें विवाह निश्चित होने पर वधू पिता द्वारा वर हेतु उपहार भेजना। वर हेतु उपहार भेजना टीका या तिलक कहलाता है। अगला पढ़ते हैं। इसके बाद हम बिंदोली। बिंदोली किसे कहते हैं? तो हमें ध्यान रखना है, विवाह से एक दिन पहले वर या वधू को घोड़ी पर बिठा करके गांव के अंदर जो सवारी निकाली जाती है उसे बिंदोली या अपने उसे बोलते हैं निकासी भी बोल देते हैं। बिंदोली या निकासी, ज्यादातर बिंदोली ही कहा जाता है इसे। सही शब्द है इसके लिए बिंदोली ही है। तो लिख देते हैं हम इसमें, लिखिए वर या वधू को विवाह से एक दिन पूर्व, विवाह से एक दिन पूर्व घोड़ी पर बिठाकर सवारी निकालना, सवारी निकालना बिंदोली कहलाती है। इसके बाद में हम नोट करते हैं लगन पत्रिका। लगन पत्रिका या इसे कहा जाता है पीला चावल। पीला चावल। इसमें क्या होता है? तो इसमें विवाह की तिथि निश्चित करके किसी कागज पर लिख करके और उसे अपने प्रमुख रूप से तो उसे जो पहुंचाया जाता है वो, ये जो विवाह की तिथि निर्धारित होती है ये वधू के घर होती है। पुराने नियमों के अनुसार तो विवाह की तिथि किसके घर निर्धारित होती है? वधू के घर निर्धारित होती है। और बाद में जो वधू का पिता होता है वो वर के पिता के लिए क्या है, एक कागज के ऊपर लिख करके उसे पीले रंग से रंग करके और पहुंचाता है। और बाद में इस प्रकार से जो पीला चावल करने के बाद में जो भी रिश्तेदार होते हैं उन्हें वो सूचनाएं वो पहुंचाई जाती है, इतने तारीख को इतने बजे विवाह है, आप सभी को सपरिवार आ जाए, ऐसा लिखाया जाता है ना, आशीर्वाद दे के जाने। तो वो होती है लगन पत्रिका। लिख दीजिए इसमें विवाह की तिथि निश्चित कर, विवाह की तिथि निश्चित कर, विवाह की तिथि निश्चित कर, इसे कागज पर लिखकर, इसे कागज पर लिखकर कागज पर लिखकर
वर के पिता को नारियल के साथ पहुंचाना, नारियल के साथ पहुंचाना, यानी कि वधु के घर पे पहले पंडित जी आते हैं, वो मुहूर्त निकालते हैं कि इतने तारीख को शुभ मुहूर्त है, और उसके बाद में वो सूचना एक कागज पर लिखी जाती है, उसे पीले कलर के अंदर रंगा जाता है और उसे नारियल के बांध करके वो सूचना है ये वर के पिता तक पहुंचाई जाती थी। ठीक है, ऐसा सिस्टम होता था। आजकल तो सिस्टम है वो धीरे धीरे के वो चेंज हो रहा है। आगे लिखते हैं, अगला पढ़ते हैं, इसके बाद में लिखिए आप एकताई। एकताई क्या होता है? एकताई, तो एकताई के बारे में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि विवाह के दौरान एक शुभ मुहूर्त देख करके और दर्जी आता है, दर्जी वर वर के कपड़ों का नेप लेकर के जाता है, नाप लेकर के जाता है, और बाद में उस नाप के आधार पर दर्जी है वो कपड़े सिलता है और उन कपड़ों को विवाह के दौरान वो पहनता है वर। ये जो प्रक्रिया है इसे किस नाम से जानते हैं? एकताई के नाम से जानते हैं। तो लिखिए इसके अंदर, विवाह के दौरान, विवाह के दौरान दर्जी वर के कपड़ों हेतु नाप लेकर जाता है, जिसे वर जिसे वर निकासी के समय, निकासी के समय पहनता है। यह कहलाती है प्रथा एकताई। अगली शब्दावली के रूप में हम लिखते हैं मुग्धना। मुग्धना क्या होता है? मुग्धना जब विवाह के दौरान भोजन बनाया जाता है, तो भोजन बनाने के लिए पहले सिलेंडर नहीं होते थे, लकड़ियों का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। तो भोजन पकाने हेतु प्रयोग में ली जाने वाली लकड़ियां क्या कहलाती थी? मुग्धना कहलाती थी। तो लिखिए, भोजन पकाने हेतु, भोजन पकाने हेतु प्रयोग में ली जाने वाली लकड़ियां, अगली शब्दावली नोट करते हैं, बत्तीसी नूतना। बत्तीसी नूतना क्या होता है? बत्तीसी नूतना क्या? हाँ, जो वही तो है, और क्या है? सही प्रकार से बताओ। सही बात है। भात नूतना जानते हो आप लोग? भात नूतने को ही क्या बोलते हैं? बत्तीसी नूतना। भात के बारे में तो सारे जानते ही हैं, तो इसके आगे सिर्फ हम क्या लिखेंगे? भात नूतना। भात नूतना। मायरा आप लोग जानते ही हो, मायरा किसे कहते हैं? भात भरने के लिए जो आते हैं, जो यानी कि जब अगर लड़के या लड़की की शादी है तो उसके मामा जो आते हैं, जो कुछ भेंट लेकर के आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मायरा बोलते हैं।
नोट करते हैं आगे इसके बाद निकासी। निकासी क्या है? बारात की रवानगी। बारात की, किसको? नीलम, नीलम बुला रहे हैं आपको। निकासी में लिखेंगे हम वर का वधु के घर की ओर प्रस्थान। वर का वधु की, वधु के, वर का वधु के घर की ओर प्रस्थान। वर का वधु के घर की ओर प्रस्थान। अगला नोट करते हैं इसके बाद लिखिए कन्यावल। कन्यावल, कन्यावल क्या होता है? कन्यावल, कन्यावल बद नहीं, बिल्कुल। जिस दिन जिस लड़की का विवाह होता है उस दिन उस लड़की के परिवार वाले व्रत रखते हैं, और विवाह होने के बाद में, फेरों के बाद में, उस लड़की का मुंह देख करके भोजन करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कन्यावल कहते हैं। तो लिखिए इसमें वधु के घर वालों, वधु के घर वालों द्वारा वधु हेतु विवाह के दिन, विवाह के दिन व्रत रखना। ठीक है, इतनी बात हम लिख लेते हैं इसमें कन्यावल के अंदर। अगला नोट करते हैं हिरावणी। हिरावणी में हम लिखेंगे विवाह के दौरान दुल्हन को दिया जाने वाला कलेवा। विवाह के दौरान दुल्हन को दिया जाने वाला कलेवा। विवाह के दौरान दुल्हन को दिया जाने वाला कलेवा हिरावणी कहलाता है। नोट कर लिया सभी ने क्या? अगला लिखिए हिरावणी के बाद में लिखिए ओलंदी। कौन होता है ओलंदी? ऊपर लिख देंगे, कोई बात नहीं है। ओलंदी, देखो ओलंदी कौन होता है? जब विवाह होता है तो जब विवाह के दौरान जब पहली बार वधु अपने ससुराल जाती है तब उसके साथ उसका कोई भाई या उसका कोई चाचा या उसका कोई मामा आता है, उन्हें क्या कहते हैं? ओलंदी कहते हैं। तो लिख देते हैं ओलंदी में लिखिए विवाह के बाद दुल्हन के साथ आने वाला या तो कोई भाई है या कोई मामा है या कोई चाचा है। ज्यादातर कौन जाता है? भाई जाता है, ज्यादातर भाई जाता है।
नोट कर लिया सभी ने क्या? आगे लिखिए इसके बाद में मुकलावा या गोना। मुकलावा या गोना क्या होता है? मुकलावा या गोना जब बचपन के अंदर विवाह हो जाए और जब जो लड़की है वो वयस्क हो जाए, वयस्क होने के बाद में जब वो ससुराल जाती है तो उस प्रथा को क्या कहा जाता है? मुकलावा या गोना कहा जाता है। लिखिए मुकलावा या गोना जब अवयस्क लड़की का विवाह हो जाता है तो उसे वयस्क होने के बाद तो उसे वयस्क होने के बाद ससुराल भेजना मुकलावा या गोना कहलाता है। बिल्कुल ये एक प्रकार का बाल विवाह के कारण बाद में जो भेजते हैं तो वो मुकलावा है। आगे हम नोट करते हैं बढ़ार। देखो बढ़ार क्या होता है? विवाह के दूसरे दिन जब विवाह हो गया, विवाह के अगले दिन क्या है? वर पक्ष की ओर से जो प्रतिभोज या भोजन करवाया जाता है, जो पार्टी दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं? बढ़ार बोलते हैं। तो लिखिए विवाह के दूसरे दिन, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला प्रतिभोज बढ़ार कहलाता है। इसके बाद में हम नोट करते हैं बैकुंठी। क्या होती है बैकुंठी? लिखिए मृत व्यक्ति को शमशान तक, मृत व्यक्ति को शमशान तक ले जाने हेतु बनाई गई शैया देखो बैकुंठी अलग अलग प्रकार की होती है। अपने उसे बोल देते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे अपने क्षेत्र में बोलते हैं एक प्रकार से अर्थी। अपने क्षेत्र में क्या बोलते हैं? अर्थी बोलते हैं इसे। जो राजा महाराजा के जो परिवार होते थे ना, बड़े परिवार होते थे पैसे वाले जिन्होंने राज किया, उन्हें अर्थी पर नहीं लेके जाते थे। उनके लिए थोड़ा सा अलग प्रकार का सिस्टम होता है, थोड़ा महंगा सिस्टम होता था, जिसे किस नाम से जानते थे? बैकुंठी। अर्थी का सबको पता है, अर्थी का क्या लिखना है, बैकुंठी का आपने लिखना। नोट कर लिया सभी ने? इसके बाद में लिखिए लांपा। बिल्कुल लिखो, लिख दीजिए। इसमें मुख्यतः जो लांपा दिया जाता है वो बड़े बेटे द्वारा दिया जाता है ना? तो लिखिए इसके अंदर आप लिखिए बड़े बेटे द्वारा मुखाग्नि देना।
बड़े बेटे द्वारा मुखाग्नि देना, इसे बोलते हैं लापा। और इसके बाद हम नोट करते हैं कपाल क्रिया। कपाल क्रिया, लिखो भाई कपाल क्रिया लिखिए। क्या होती है कपाल क्रिया? बताओ, कौन बताएगा? एक बताओ जो खड़ा होके बता दे, ऐसे कचरा कर देते हो। कौन बताएगा? ऐसे सिर फोड़ना नहीं होता, सिर तो किसी का भी फोड़ सकते हो तुम। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब उसका अंतिम संस्कार होता है, तो उस दौरान क्या है, उसका सिर फोड़ करके उसमें घी डाला जाता है, क्योंकि खोपड़ी है वो शरीर का सबसे पक्का भाग होता है, जो कभी क्या है आग से जल नहीं पाती, इसलिए उसे तोड़ा जाता है और उसमें घी डाला जाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? कपाल क्रिया कहलाती है। तो लिखिए इसमें उत्तराधिकारी द्वारा, उत्तराधिकारी द्वारा अब दादी नानी जो जा चुकी है उनकी सारे की बात करेंगे। अब कौन कर रहे हैं? सभी लगभग सेम ही है, यही प्रक्रिया है। लिखो उत्तराधिकारी द्वारा शव का कपाल तोड़कर या सिर तोड़कर उसमें घी डालने की क्रिया, उसमें घी डालने की क्रिया कपाल क्रिया कहलाती है। ये वो तो कितने ही करवा दो बोले। और लिखो इसके बाद लिखिए, इसी संदर्भ में एक रस्म और पढ़ लेते हैं, भद्दर। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके जो परिवार के सदस्य होते हैं, प्रमुख रूप से पुरुष या उसके जो बेटे होते हैं या उसके छोटे भाई होते हैं, वो क्या करते हैं, अंतिम संस्कार के समय अपने सर के जो बाल है वो कटवाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भद्दर होना बोलते हैं। तो लिखेंगे अंतिम संस्कार के बाद, अंतिम संस्कार के बाद, अंतिम संस्कार के बाद प्रमुख रूप से पुत्रों की बात होती है, तो पुत्रों द्वारा अपने बाल कटवाना। बाल कटवाना, ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक जब मृत व्यक्ति को तो पुत्र अपने बाल कटवाएंगे सर के। जब मृत व्यक्ति को शमशान लेकर के जाते हैं, तब रास्ते में अर्थी की दिशा बदलते हैं एक बार, उसे क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है उसे? तो लिखिए आप, क्या कहते हैं उसे? आघेट या आघेटा? आघेटा कहते हैं उसे, तो लिखिए आघेटा। मुझे नहीं पता क्यों बदलते हैं, बदलते जरूर है, ये मैंने देखा है। लिखिए इसमें, शमशान ले जाते समय, शमशान ले जाते समय
रास्ते में, चौराहे पर, चौराहे पर अर्थी की दिशा बदलना, दिशा बदलना आघेटा कहलाती है। इसके बाद में हम लिखते हैं फूल चुगना। क्रिया सारी करनी पड़ेगी। विवाह के संस्कार लगभग पढ़ के आए हैं, तो फिर अंतिम संस्कार के समय जो रीति रिवाज है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो लिखो फूल चुगना। क्या होता है फूल चुगना? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो तीसरे दिन उसकी अस्थियों के जो अवशेष बचते हैं उन्हें वहां से उठा करके एक कलश में डाला जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? फूल चुगना कहलाती है। और बाद में उन फूलों को कहाँ लेके जाते हैं? कब कब लेके जाते हैं? 12 दिन बाद में। तो तीसरे दिन ही, चौथे दिन, तो कब लेके जाते हैं? 7 दिन बाद, 12 दिन बाद। देखो सही बात बताते हैं आपको। सही रीति रिवाज के अनुसार जब 12 हो जाए, जब क्या हो जाए? 12 हो जाए, उसके बाद में उन फूलों को हरिद्वार लेकर के जाते हैं। सही नियम यही है। अगर कोई तीसरे दिन चौथे दिन लेके भाग रहा है तो वो सही नहीं है। वो इसलिए सही नहीं है कि इसी दौरान आप 12 दिन जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे कागोल डालते हो। तो इधर तो आप उसे हरिद्वार लेके जा रहे हो, इधर छत पे जाके बोलते हो कि आ जाओ दादा रोटी खा लो। तो बात सही है क्या? दादा हरिद्वार जाएगा या रोटी खाएगा? क्या करेगा दादा? दादा बीच में रह जाएगा, दादा की मुक्ति नहीं होगी। दादा की मुक्ति नहीं होगी। एक कह रहा है कि हरिद्वार चलो, दूसरा कह रहा है कि घर पे आके खाना खा लो। तो इसलिए सही नियम क्या है? सही नियम तो यही है कि जब 12 दिन पूरे हो जाए उसके बाद में उन अस्थियों को जो बचे हुए उन्हें कहाँ लेकर के जाया जाता है? हरिद्वार लेकर के जाया जाता है। सही नियम यही है। चलो आगे नोट करते हैं अपने। अगली बात लिखिए आप, तिया। फूल चुगना तो लिखा है, लिखा नहीं क्या? फूल चुगना लिखो, फूल चुगना में लिखो फिर। अंतिम संस्कार के तीसरे दिन, अंतिम संस्कार के तीसरे दिन मृतक की अस्थि अवशेष, अस्थि अवशेष को चुनकर एक कलश में एकत्रित करना। और इस कलश को घर पे नहीं लाया जाता है ना, बाहर कोई जो पेड़ होता है उस पेड़ के बांध दिया जाता है, और जब हरिद्वार जाते हैं तब उस कलश को वहां से उतार करके ले जाते हैं। ये क्रिया होती है इसके अंदर। तो ये फूल चुगना। फूल चुगना के बाद में लिखते हैं अपने तिया। तिया जब तीसरा दिन होता है, अपने अंतिम संस्कार किए हुए 3 दिन हो जाए, उस दिन क्या है, लोग रिश्तेदार घर पे आते हैं और जो परिवारजन होते हैं उनको सांत्वना देते हैं। इसे क्या बोलते हैं? तिया बोलते हैं। तो लिखेंगे अंतिम संस्कार के तीसरे दिन, अंतिम संस्कार के तीसरे दिन रिश्तेदारों द्वारा मृतक के परिवार वालों को या मृतक के परिवार को
तिया तिया, सांत्वना देना। फिर एक रस्म होती है पगड़ी, जो मृतक का उत्तराधिकारी होता है, बेटा होता है, उसके क्या पगड़ी बांधी जाती है। इस दिन पगड़ी बांधी जाती है, भी आज से इस परिवार का उत्तराधिकारी है या मुखिया है, वो ये व्यक्ति है, ये इस परिवार को आगे प्रमुख रूप से संभालेगा। तो लिखेंगे इसमें मृतक के उत्तराधिकारी के रूप में, मृतक के उत्तराधिकारी के रूप में मृतक के उत्तराधिकारी के रूप में उसे पगड़ी बांधना, जो उत्तराधिकारी है उसे, उसके पगड़ी बांधना, इसे बोलते हैं रस्म पगड़ी। इसके बाद में अपने श्राद्ध कर देते हैं। तो लिखो श्राद्ध, क्या होते हैं श्राद्ध? किसको भोजन खिलाना? मृत व्यक्ति भोजन खाता है, फिर तो कोई को खिलाते हैं। लिखो फिर श्राद्ध में लिखो, कौन से माह में आते हैं श्राद्ध? आश्विन माह में। कौन से माह में? आश्विन माह में। तो लिखिए आश्विन माह में मृतक की तिथि के दिन, आश्विन माह में मृतक के तिथि के दिन श्राद्ध किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है। पंडित जी भी आते हैं, पंडित जी को भोजन भी करवाया जाता है, हो सकता है वो कुछ मंत्रों का वाचन भी करके जाए, है ना। इस प्रकार की क्रिया होती है, इसे श्राद्ध के नाम से अपने जानते हैं। और लिखें आगे, लिखो एक लिखते हैं ओख, ओख। टाइम हो गया क्या? लिखो दो चार और लिख लेते। लिखो ओख में लिखो, जैसे ओख क्या होता है? त्योहार के दिन किसी परिवार के अंदर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो वो परिवार उस त्योहार को नहीं मनाता। कब तक नहीं मनाता? जब तक उस दिन उनके घर पर किसी बच्चे का जन्म न हो जाए, तब तक नहीं मनाता। तो इसे क्या कहते हैं? इसे ओख कहते हैं। तो लिखेंगे इसमें, लिख दीजिए त्योहार के दिन मृत्यु होने पर, त्योहार के दिन मृत्यु होने पर त्योहार के दिन मृत्यु होने पर वह परिवार उस त्योहार को नहीं मनाता, उस त्योहार को नहीं मनाता। ठीक है। पहले तो क्या होता था, जैसे मान लो किसी का परदादा गुजरा था लेकिन और वो आज तक नहीं मना रहे, ऐसा भी होता था। आजकल ये सिस्टम धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो रहा है। आजकल के 12 दिन ही नहीं रखते लोग, पूरे तीसरे चौथे दिन ही काम पूरा करने की सोचते हैं कि खर्चा लगता है। बिल्कुल लगता है खर्चा, खर्चा तो बिल्कुल लगता है। तो हमें तो इस परंपरा को याद रखने की। ओख परंपरा क्या है? त्योहार के दिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो वह परिवार उस त्योहार को धोखता नहीं था, मनाता नहीं था। सही बात है, धोखता नहीं था। अपनी भाषा का शब्द क्या है? धोखना है त्योहार, धोखना। मनाना अपनी भाषा का शब्द नहीं है, मनाना हिंदी भाषा का शब्द है। आप लोगों के हिंदी इंग्लिश सीखने के चक्कर में तो आज मेरे को कल्चर पढ़ाना पड़ रहा है ना। नहीं, कल्चर कोई पढ़ाने का सब्जेक्ट है ही नहीं। अपने रीति रिवाज है, अपने संस्कार है, अपनी प्रथाएं हमें पता होनी चाहिए। इसमें क्या पढ़ाना है? आज से मेरे हिसाब से 20 साल पहले कल्चर की कोई किताब ही नहीं आती थी कि जिसके अंदर ये इस प्रकार से कुछ था। जरूरत ही नहीं थी, लोगों को संस्कारों के बारे में पता था। अब सिलेबस में क्यों जोड़ा है? क्योंकि हम हमारे संस्कार
भूल गए, हम भूल रहे हैं, इसलिए ये जोड़ा गया। आगे लिखो इसके बाद मोताना। अगली प्रथा पढ़ते हैं मोताना। मोताना क्या होता है बताओ। जब किसी लड़ाई के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार देता है, तब मृतक व्यक्ति का परिवार है वो मारने वाले से पैसे वसूलता है। क्या वसूलता है? पैसे वसूलता है कि आपका आदमी 500 रुपए का था, ये लो 500 रुपए, और झगड़ा है ये समाप्त करो। ठीक है, 7 रुपए का 7 रुपए दे देते थे, तो 10 रुपए का आदमी होता 10 रुपए दे देते थे। कीमत होती थी आदमी की, जितना काम का व्यक्ति था उस हिसाब से उसकी कीमत कर लेते थे। पहले इतनी कीमत होती थी। पहले व्यक्ति के मरने की कोई ज्यादा कीमत नहीं होती थी। लिखो मोताना। क्या मोताना ही लिखना था ना, मोताना। मोताना का मतलब होता है रक्त मूल्य। रक्त मूल्य। आगे लिखिए इसके बाद झगड़ा राशि। बिल्कुल अलग अलग है। मोताना मोताना तब है जब दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं और लड़ने के दौरान एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार देता है, तब जो मृतक व्यक्ति उसके परिवार वाले मारने वाले व्यक्ति से पैसे वसूलते हैं, वो तो क्या है, वो तो मोताना है। अब क्या है, दूसरा क्या पढ़ रहे हैं, झगड़ा राशि। झगड़ा राशि में क्या होता है, अगर कोई महिला अपने पहले पति को छोड़ करके किसी और दूसरे पति के साथ में कोई और पति बना लेती है, तब जो पहला पति होता है वो दूसरे पति से पैसे लेता है, वो क्या है, वो झगड़ा राशि है ना। लिखो फिर, लिखिए किसी महिला द्वारा किसी महिला द्वारा पूर्व पति को छोड़कर, पूर्व पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ, किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करती है, तो पूर्व पति वर्तमान पति से धनराशि वसूलता है, धनराशि वसूलता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, झगड़ा राशि के नाम से जाना जाता है। पर्सन कैसे बनेगा, पर्सन यही बनेगा, झगड़ा राशि क्या है, बिल्कुल लिखा मिलेगा, अगर पर्सन रहेगा तो बिल्कुल लिखा हुआ मिलेगा। जो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है उसी में से पर्सन आएंगे। टेस्ट में जब टॉपिक आएगा तब देख लेना पर्सन कैसे आएंगे। पर्सन और क्या बनेंगे, पर्सन यही आएगा कि टीका क्या है, भद्दर क्या है ना, तिया क्या है, यही तो पर्सन आएंगे। इसमें पर्सन कैसे पूछेगा, जैसे पर्सन आ गया कि जैसे भद्दर है या भद्दर क्या है, लिखेगा एक रीति रिवाज है, खेत में की जाने वाली कोई क्रिया है, फसल को जोतने की क्रिया है, इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा, एक रीति रिवाज है अपना। ऐसे ही झगड़ा राशि क्या है, तो झगड़ा राशि क्या है, पूर्व पति द्वारा वर्तमान पति से वसूले जाने वाली राशि है। ऐसे प्रश्न आएगा। अगला लिखिए छेड़ा फाड़ना।
उधर क्लास चल रही है, अभी लिखो आगे। मेरी क्लास का टाइम मैं बढ़ा के 1:20 तक कर दूंगा, ध्यान रखना अगर बीच में कोई शोर मचाएगा तो, क्योंकि मैं क्लास कितने बजे शुरू करता हूँ? 12:20 पे शुरू करता हूँ मैं क्लास। 1:20 तक का टाइम है मेरा। छेड़ा फाड़ना, जब तक उधर छुट्टी नहीं करेंगे तब तक चलती रहेगी क्लास। लिखो छेड़ा फाड़ना में लिखो तलाक देना, तलाक देना, इसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं। अगली प्रथा लिखिए डाकण प्रथा। डाकण के बारे में पता है सब लोगों को क्या? पता है तो फिर नहीं लिखते, पता है तो नहीं लिखते, अगर नहीं पता तो लिखवा देते हैं, नहीं पता तो लिखो डाकण प्रथा। डाकण प्रथा में क्या होता है, किसी महिला के ऊपर शक किया जाता है कि ये टोने टोट के कर रही है, ठीक है, और उसके टोने टोटके के कारण कोई बच्चा है या परिवार के अंदर कोई सदस्य है जो बीमार रहता है, या किसी सदस्य की इसके टोने टोटके करने के कारण क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, ऐसी कुछ क्या है कहानी हो। तब जिस महिला पे शक होता है उस महिला को प्रताड़ित किया जाता है, और प्रताड़ित कर करके उसे कहते हैं कि तुम कबूल की तुम डाकण है। तो जब 5-4 दिन लगातार पीटेंगे तो अंत में कह देंगे कि हाँ मैं डाकण हूँ, और बाद में उसे क्या है सजा दे देते हैं, मार देते हैं। इस प्रथा को क्या बोलते हैं? डाकण प्रथा बोलते हैं। तो लिखिए डाकण प्रथा। रियलिटी का भैया मैं तो कुछ नहीं पता। तो लिखो डाकण प्रथा। लिख दीजिए किसी महिला पर टोने टोटके का शक करके, किसी महिला पर टोने टोटके का शक करके उसे डाकण घोषित करना, उसे डाकण घोषित करना। और जब वो कबूल कर ले कि ये डाकण है उसे कबूल करवा लेते हैं। जब पिटाई बार बार होती है तो वो कबूल कर लेती है कि इस पिटाई से अच्छा है कि डाकण कबूल कर ले कि मैं डाकण हूं, तो बाद में उसे दंड दे दिया जाता है, मार दिया जाता है उसे। तो ये डाकण प्रथा है। अगली प्रथा लिखो चारी प्रथा। चारी प्रथा, ये लास्ट ही पढ़ रहे हैं अपने आज चारी प्रथा। लिखो चारी प्रथा के अंदर, इस प्रथा में देखो पहले समझा देते हैं ये प्रथा क्या होती है। अपने राजस्थान के अंदर शाहपुरा एक जिला है और एक जिला है टोंक। इन जिलों के अंदर विवाह के दौरान क्या करते हैं, लड़के वाले जो है ना, लड़की वाले, लड़की वाले विवाह के दौरान लड़के वालों से क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं लड़के वालों से, और पैसे लेने के बदले लड़की का विवाह करते हैं। अब लड़की वालों को पड़ जाती है आदत की ठीक है हर बार लड़की का विवाह करेंगे, 4 बार लड़की का विवाह करेंगे तो 4 बार पैसे आएंगे, 5 बार विवाह करेंगे तो 5 बार पैसे आएंगे। तो इस चक्कर में एक लड़की को एक दिन ससुराल भेजते हैं, दूसरे दिन नहीं भेजते, लड़ाई करवा देते हैं, ये नहीं ये अच्छा नहीं है, तेरे लिए कोई और लड़का ढूंढेंगे। 5-7 दिन बाद में कहीं और शादी कर देते हैं, फिर कहते हैं कि ये भी ठीक नहीं है, तेरे लिए कोई और लड़का ढूंढेंगे। इस प्रकार से क्या है, उस लड़की का घर बसने नहीं देते वो लोग। तो यहाँ पे एक प्रथा है जिसे किस नाम से जानते हैं, चारी प्रथा के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे चारी प्रथा। और लड़की ऐसे सोचती है कि ठीक है रोज रोज नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, क्या दिक्कत है अपनी। तो लिखो चारी प्रथा में लिख दीजिए, विवाह के दौरान, विवाह के दौरान
वधू पक्ष का परिवार वर पक्ष से रुपए वसूलता है, रुपए वसूलता है। इसे किस नाम से